नमस्कार। विजन एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अशोक व्यास ITV गोल्ड पर। आज सोमवार को इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा यात्रा की। आपको मिलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेशनलिस्ट स्पीकर और थिंकर आनंद साहू से। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में मुलाकात लेखक के रूप में हमारे सामने आए डॉक्टर राजेश मोहन की। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ कोविड के बारे में सीखा, अपनी पुस्तक कोविड स्लेयर्स में उन्होंने अपने पाठकों तक पहुंचाया है। डॉक्टर राजेश मोहन के साथ मुलाकात के अलावा एक मुलाकात दिव्या मदान से, जो बताएंगी अपनी पुस्तक डी मिस्टिफाइंग लव के बारे में। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। और एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो नई दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, इसके साथ जुड़ी है त्याग और बलिदान की कथा सिख संप्रदाय के नवें गुरु तेग बहादुर जी की। 1621 से 1675 तक के अपने जीवन काल में बहुमूल्य योगदान गुरु तेग बहादुर जी का न केवल एक योद्धा की तरह रहा, वो एक उत्कृष्ट कवि भी थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्पंदन आज भी रकाबगंज गुरुद्वारा में महसूस किए जा सकते हैं। 1665 से 1675 तक उन्होंने सिख पंथ का नेतृत्व प्रदान किया और मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जबरन धर्मांतरण कर इस्लाम कबूल करने का जो जोर दिया जा रहा था हिंदू प्रजा पर, उसके विरोध में उन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनायास से इस गुरुद्वारे में जब पहुंच गए तो पहले से सूचना नहीं थी, पुलिस का बंदोबस्त अतिरिक्त नहीं किया गया था और ना ही सड़कों पर यातायात को रोका गया था। पेश है इस यात्रा की कुछ झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारा में, जबकि कुछ समय पूर्व ही गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस गया है। Visited and bowed his head at the Gurudwara Rakabganj Sahib in Delhi and paid tributes to Guru Tegh Bahadur for his supreme sacrifice. Also, there was no police arrangements or traffic barriers to the common man during the Prime Minister's visit. These are visuals of the Prime Minister's visit this morning. Sudhakar Das joining us. Sudhakar, the visuals are out, as you said, the Prime Minister visiting the Rakabganj Road Gurudwara and paying his respects there. We spoke about the significance, but what exactly was the Prime Minister trying to convey here, especially, making a visit there to the Gurudwara and also offering his respects to Guru Tegh Bahadur? अनिल, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया है and I would like to quote it. PM said, this morning I prayed at the historic Gurudwara Rakabganj Sahib, where the pious body of Shri Guru Tegh Bahadur Ji was cremated. I felt extremely blessed. I, like millions around the world, I am deeply inspired by the kindness of Shri Guru Tegh Bahadur Ji. और एक दूसरा ट्वीट भी उन्होंने किया है, it is the special kripa of Guru Sahib that we will mark the special occasion of 400th Prakash Parv of Shri Guru Tegh Bahadur Ji during our government's tenure. Let us mark this blessed occasion in a historic way and celebrate the ideals of Guru Tegh Bahadur Ji. देखिए, दो चीजें, एक तो एक सिग्निफिकेंस जो इस गुरुद्वारा का है, प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, और तस्वीरें भी इस बात को बयां कर रही हैं। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम वहां आए हुए लोग थे, श्रद्धालु थे, बच्चे थे, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और किस एक आम व्यक्ति की तरह कैसे गए थे। हम जानते हैं कि कोई जब वीवीआईपी विजिट होता है किस तरह का सिक्योरिटी का तामझाम होता है, तमाम चीजें होती है, लेकिन यहाँ आम लोगों के बीच घिरे हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जो सिख धर्म के तमाम श्रद्धालु हैं
उनसे घिरे हुए, और एक कॉमन तमाम आम लोगों से प्रधानमंत्री हाथ भी मिला रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है, 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का वो मनाया जाएगा, और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी सरकार को ये 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मौका मिला। और अनिल, मैं आपको बता दूं, उससे पहले प्रधानमंत्री ने पंजाबी में भी ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से उनको ये सौभाग्य मिला कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाए, उसी तरह का सौभाग्य उनको गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मिला है। और हम जानते हैं अनिल, आपको पता है, एक हाई पावर्ड कमेटी भी इसके लिए गठन किया गया है गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए, और इसमें खुद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो सिख धर्म से जुड़े हुए, फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग हैं, और देश भर के जो तमाम विशेषज्ञ हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल है। और एक फिटिंग वे में उनको कैसे श्रद्धांजलि दी जा सके, उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिस श्रद्धा की वो बात करते हैं। आप देखिए, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तस्वीरें काफी कुछ बयान करती है कि किस तरह की उनकी श्रद्धा है। और ये उनके सरकार की बीते 5-6 वर्षों में उनके कामों में भी नजर आया है। और निश्चित तौर पर ये न सिर्फ एक गुरुद्वारे के दौरे के तौर पर देखा जाए, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं तमाम लोगों से, उसकी भी ये तस्वीरें हैं अनिल। और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें, और खास तौर से उस मौके पर जब देश ने शहीदी दिवस मनाया है गुरु तेग बहादुर जी का। युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय रहे और समाज सेवा के साथ साथ भारतीयता के भाव से भरे हुए आनंद साहू एक जाने माने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नेशनलिस्ट स्पीकर और थिंकर के रूप में उनकी पहचान भारत के अलावा कई देशों में भी है। इन दिनों जब वो न्यूयॉर्क की यात्रा पर हैं तो कुछ समय निकाल कर वो ITV स्टूडियो भी आए। कैसा होना चाहिए आने वाला बरस, इस प्रश्न को लेते हुए अन्य कई प्रश्नों के बारे में उन्होंने खुलकर बातचीत की। पेश है उस बातचीत का ये अंश। हम बढ़ रहे हैं नए बरस की तरफ, जी, जो कई बार संकल्प लेने के लिए भी एक बहाना बन जाता है, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनते हैं जी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हो आपके द्वारा 2021 में और उसमें प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है उसको साथ लेते हुए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके हमेशा प्रेरणा के स्रोत हैं। और आप देखिए, मुझे तो याद है जब गुजरात का ही आप देख लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बार दंगा हुआ, उसके बाद दोबारा कोई दंगा नहीं हुआ। विकास की राजनीति को अगर कोई लेके आया है भारत में तो नरेंद्र मोदी जी लेके आए, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। और यही कारण है कि आज मुझे लगता है, जैसे आपने देखा होगा 2-3 स्कीम जो लाए उन्होंने, स्किल इंडिया, इंटरप्रेन्योरशिप की बात है जी। तो स्किलिंग जो है वो भारत के, देखिए कितने भी माइंस एंड मिनरल है वो लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो मिनरल और माइंस से भी ऊपर है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्किलिंग करेंगे, भारत को स्किल करेंगे, और स्किल करके जो भारत का जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका दुनिया का ज़रूरत के हिसाब से और उद्योग के ज़रूरत के हिसाब से, समाज के ज़रूरत के हिसाब से, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेन करेंगे और दुनिया में भेजेंगे। और विश्व का इकोनॉमी में हमारा लोगों का जब कंट्रीब्यूशन होगा तो वो जो हमारे लोगों को जब जॉब एंड अपॉर्चुनिटी एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री वो सब में मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं उनके अंदर एक फीलिंग रहता है कि आई शुड डू समथिंग फॉर द कंट्री। एब्सोल्युटली। तो वो जो पैसा भारत में भी आएगा, उसकी जो सोच है प्रधानमंत्री जी का, मुझे लगता है अगर ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो गया स्किल इंडिया का कार्यक्रम, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। और हो रहा है वो धीरे धीरे, लेकिन इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। जैसे तमाम तरह के इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनका टेक्नोलॉजी वहाँ हब में आए और बहुत सारे यूथ को ट्रेन किया जाए एकदम प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट गिविंग द सर्टिफिकेट एंड सेइंग दैट कि यस
we have trained this million of people. No, we don't want that kind of things. और इसी प्रकार से दूसरा मुद्रा योजना जो है, जो फाइनेंस का जो इंक्लूजन है, बिना फाइनेंस का इकोनॉमिक ग्रोथ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू कैन नॉट इमेजिन. तो वो जो है, अगर ये दो चीज़ें अगर भारत में हो गया और हो रहा है, तो उसके माध्यम से आप देखिएगा कि मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, आप हैरान हो जाएंगे. एक तरफ चाहे आप जॉब कितना भी गया है, लेकिन जॉब उतना ही क्रिएट हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है कि जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है. तो यानी वो कहते हैं कि जॉब जो है, भारत के लोग जॉब लेने ना जाएं, जॉब देने जाएं. कोई ना कोई इंडस्ट्री लाएं, कोई छोटा छोटा क्लस्टर डेवलप हो, फूड प्रोसेसिंग हो, दुनिया भर के चीज़ें हैं, चाहे वो हर एक सेक्शन में ज़रूरत है. तो वो चीज़ है. और आज मैं कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से भी, आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दुनिया भर के ग्लोबल मीडिया, उसमें भी बहुत जॉब है. उसमें भी अपने यूथ को आना चाहिए आगे. और भारत इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका वॉइस जो है बहुत सिंक्रोनाइज होके सही चीज़ें लोगों तक जाए. क्योंकि दे ट्राई टू मैनिपुलेट, वो उस मीडिया से भी सावधान रहना पड़ेगा. विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आज जब हम और आप जुड़ रहे हैं, तो सोमवार के दिन शाम 8 बजे ये कार्यक्रम आप तक पहुंचना प्रारंभ हुआ है. सोम के अलावा मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे विजन ऑफ एशिया ITV गोल्ड पर आपके लिए पेश किया जाता है. और साथ ही इसका एक साप्ताहिक विशेष अंक रविवार को सुबह 11 बजे हम आपकी सेवा में लेकर आते हैं. आपके सहयोग और आपके स्नेह से हमारा उत्साह बनता है. इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहें हमारे साथ, जारी रहेगा कार्यक्रम छोटे से ब्रेक के बाद. कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया, पर उन्होंने जो फ्रंट लाइन पर थे, ऐसे सब चिकित्सकों ने जो कुछ सीखा, उनके सीखने के साथ साथ जिन नीतियों के साथ में इस अदृश्य शत्रु का सामना किया जा रहा था, उसका विश्लेषण भी डॉक्टर राजेश मोहन ने किया है. और ये सारा अनुभव और अपनी अंतर्दृष्टि उन्होंने साझी की है अपनी पुस्तक कोविड स्लेयर्स में. प्रस्तुत है उनके साथ हुई बातचीत का ये अंश, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए ये भी बताया कि किस तरह से जब मरीज़ के पास उनके घर वाले उनको देखने नहीं जा पाते हैं, तो क्या हालत होती है. Everybody, including nurses, doctors, the common man, whoever has read this chapter, they've actually come and some of them have actually cried while reading this chapter, and they've come and told me that very openly. I believe, number one, the visitor policy did not come from any health recommendation. It did not come from doctors or nurses. It was more of a policy maker folks who actually tried to do this. And there were two main reasons why they gave for implementing this policy. One was the lack of PPE and N95 masks for the visitors. And two, they had to spend money to actually, if they needed to escort the visitor to the patient's room and then back. At this late stage in the game, 9 to 10 months into the pandemic, there is no reason for not having PPE or enough N95 masks. A visitor can actually come, they can have full PPE, they can be escorted to the patient's room, spend about 20-30 minutes once a day, come out of the room, take off the PPE, and go home. They're not going to spread infection if they do that in a proper manner. And even if it's a very, very low risk, I know there's nothing is 100%, but the risk is negligible if we do it in the proper manner. There have been enough studies out there which have been done over a period of time where it has shown that if the family members have close contact and physical contacts in the room, at least on a frequent basis,
with the patient, the recovery and the well-being of the patient happens faster. There's no doubt about that. That's already proven in medical science. So this, I would call it an kind of an incarceration of a patient, who's put in a room for 7, 10, 12, 14 Absolutely. days. Yeah. And it just does not make any sense what has been going on. So Dr. Rajesh, I think when we have someone like you who is so knowledgeable and is willing to share, it doesn't sound right to interrupt you, but looking again at the time, the concluding part of our conversation, I want to be focused on the second last chapter of your book, which is Let Us Fix It. It's about time. So how to fix it? So I was talking earlier about ventilators. Now everybody's talking about vaccines. And we know that by the time, and the Surgeon General, the new Surgeon General elect who's coming in, he has said that by the time everybody is going to get vaccinated, it's going to be probably summer, which is about 6-7 months from now. If we do not do the right things, there could be another 200,000 people who could die in the next 6 months, just like they died in the previous 9-10 months. It does not have to be that way. So there are things. Number one, politicians and administrators, they should stop talking about extremes. We do not require a lockdown, and we do not require open pool parties either. There's a common sense way of chewing gum and walking at the same time, like the saying goes. You could go to a restaurant with your mask, wash your hands, keep about 6 feet distance. You can go to public places as long as you follow these 3 main criteria for safety as far as an infectious disease is concerned, especially like COVID-19, and you should be fine. You don't have to be sitting at home, locked down in your home, and the virus is still going to be out there. So you have to do common sense, smart things, which are laid out in the book. And for healthcare professionals, there has to be PPE. There has to be enough COVID-19 tests with appropriate COVID-19 tests. Right now, everybody randomly, if I want to go and get a test, I can go to an Energy Center, get a test today. I can get another one 3 days later. It's not serving any purpose. It has to be in a strategic manner to actually do those tests so that, number one, we are not wasting those tests. And number two, if we are doing those tests, we do it in a coordinated manner, which is making a difference in our fight against the virus. So that is what I would suggest. Common sense things. Try to build up your immunity. Follow those 3 things that I mentioned: masking, washing your hands, and safe distance of at least 6 feet. And for the policy perspective, I think they have to do the COVID-19 tests, the PPE, in a more strategic, coordinated manner, and not just hope and pray. Vaccines are fantastic. I'm a big believer in vaccines. But by the time everybody gets, it's going to be about close to 5 to 6 months. We cannot just sit and wait for things to happen. We need to take proactive action, prevent all these deaths. We do not want another 200, 300,000 people dead in the next 6 months. और अब चलते चलते एक और मुलाकात लेखिका दिव्या मदान से, जिनकी नई पुस्तक डीमिस्टिफाइंग लव में वो 12 तरह के इमोशंस की बात करती हैं। पेश है उनसे हुई बातचीत का ये अंश। Everything starts from when the love starts flowing in certain part of your life. And that is how I thought, no, I need to let people know that even before they reach to meditations or affirmations or various classes all over the world that's going on right now, right? But until and unless they diagnose. So this book is about diagnosing. So basically decoding, and then how to heal, and then transform. So in one book, I have a small stories that even if you read one chapter, it is helpful to you. You can start applying that in your life. So I took 12 emotions, 12 major emotions that creates blockage in people's
flow of love. Yeah. Divyaji, let me interrupt you to ask you, many times people feel restricted because they are not clear about their purpose. But I guess you have been blessed with that clarity. So talk to us about your purpose, and that includes the purpose of writing this book too. It is, see, purpose is a very big term. I do not want to even go there. This is like the ABC of life. ABC of life. A mother worrying about children, what she's creating. A wife resenting her husband for forgetting her birthday, what she is creating. Or a daughter is feeling guilty if something she did and what my parents would do, like she used the money in doing something or she failed the exam. So I have started with like very simple issues, which is day to day and yet very complex. It's not easy that you tell a mother that not to worry about their child who is sick, right? But how they should be approaching it. So purpose is like next steps. I can take people to the highest of the highest dimension. But here, until you diagnose your problem and your role into that problem, you cannot solve it. So in order for you to learn about your problem, you need to know how your thought process is working. And many times people ask questions, Divyaji, that why me if they are suffering, and then they compare with other people. So this question of why me haunts many people. How do you address that? Why me? That is the basic question. Like every time, like what did I do? I always eat vegan and still I have cancer, or I have like a 5-year-old child who has like brain tumor. What he has done, like what negative thoughts he has done, or maybe 2-year-old having brain tumor. So these questions, it's like so complex. It's not like environmental pollutions or toxins has caused all of this, or he was smoking, or he was having a bad lifestyle. No, none of that. Still, even people born with diseases, right? So I would not say that it is because of the disease or because of any, it is like created in the mind, and the mind created it. Why it created it, that is very important to know, that why I have created this situation in my life, why I have created a sick child in my life. So those are the things we'll get cleared up when we start reading this book. So that is why I've compiled it in like 12 different emotions, and each story talks about different dilemma in relationships, and you can apply it to any part of your life. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम फिर एक बार आपको याद दिला दें कि ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर हमारे मित्र बने और साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड का यूट्यूब चैनल, और इवेंट्स के बारे में और अन्य सूचनाओं के बारे में हमें लिखें events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के एहतियात, मास्क लगाना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का पूरी निष्ठा से पालन करें। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।